करता हूँ। हम लोग अभी प्रमेय चिकित्सा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने जो ग्रंथकार हैं जिन्होंने जो संप्राप्ति बताई है, वह संप्राप्ति को समझना और फिर जानना और उसको एनालिसिस करना और उसके बाद में चिकित्सा करना यह बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने आचार्य हैं वह सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट है, इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं। तो अपने आचार्यों ने जो कहा है प्रमेय की चिकित्सा को जानना और समझना, इसको मतलब अपना जो है, अपना साइंस है वो बहुत ही ग्रेट साइंस है। ये कैसे ग्रेट है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा अपने लेक्चर्स में। तो आप लोग बस ये कोशिश करिए कि मैं जो प्रमेय की चिकित्सा बता रहा हूँ चरक संहिता में जो बताया है, क्योंकि चरक संहिता का जो चिकित्सा है वह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। उसमें क्या बताया है वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद में एनालिसिस करेंगे। जब चरक चिकित्सा का छठवां चैप्टर हम लोग देखते हैं तो 15 to 17 नंबर का श्लोक है। इसमें क्या बताया है वो देखते हैं। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि स्थूला प्रमेय प्रवाहीन स्थूला प्रमेय बलवान है कह कृशस्तः कह परिदुर्बलस्य सबृणम तत्र कृशस्य कार्यम संशोधनम दोष बलाधिकस्य स्निग्धस्य योग विविधा प्रयोज्या कल्पोपदिष्टा मल शोधनाय ऊर्ध्वं तथादश्च मलेपनीते मेहेषु संतर्पण में व कार्यम गुल्माशयो में नभस्ति शूलम मूत्रश्चाप्य तर्पणेन प्रमेहण स्युपरि तर्पणानि कार्यान्वितस्य प्रशमिक्ष्य वहनिम। इतना बढ़िया बताए, एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द ये स्वर्ण पत्र में लिखने योग्य है, क्योंकि इतना बढ़िया बताया है। और मैं जब ये पढ़ के और फिर मैं पेशेंट देखता हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आचार्य लोगों को मैं प्रणाम करूं, कहीं पर भी मिल जाए तो मैं नतमस्तक हो जाऊं। इतना बढ़िया इन्होंने लिखा है। ये क्यों लिखा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ। 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पेशेंट देखता हूँ और मुझे जब रिजल्ट मिलता है तो मुझे इतना आनंद होता है, एक इंटेलेक्चुअल जॉय होता है ना, वह मुझे प्राप्त होता है। आप लोग अगर जैसे डायबिटिक के पेशेंट है, आप लोग क्या करेंगे, डायबिटीज पेशेंट को आप लोगों ने शुगर लेवल कम करने के लिए जो कोई मेडिसिन दे दिया, मेटफॉर्मिन दे दिया, ग्लिमिप्राइड दे दिया, ऐसी बहुत सारी दवाइयां दे दी, या फिर आपने इंसुलिन दे दिया तो उनका शुगर लेवल कम होगा। लेकिन प्रमेह का जो कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उस पर एलोपैथी साइंस बोलता है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। मतलब एक बार सेल डेड हो गया तो डेड हो गया। अगर वो किडनी फेलियर के पेशेंट में किडनी पे असर हो गया, नेफ्रोपैथी हो गया, किडनी श्रिंक हो गया, किडनी फेल हो गया, तो उनके पास कोई इलाज नहीं है। किडनी को रीजनरेट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके पास। उसी तरह से अगर प्रमेह रोग हो गया, किडनी में ब्लॉकेज हो गया, किडनी में सिस्टाइटिस हो गया, मतलब कुछ कुछ है एंटीबायोटिक्स, लेकिन अगर वो सिस्टाइटिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो लोग क्या करेंगे, स्टेंट बिठा देंगे। किडनी फेल हो रहा है तो वो मैकेनिकल जो चिकित्सा करते हैं, मतलब एक तरह से फिजिक्स की तरह से मैकेनिक्स को अप्लाई करके वो लोग चिकित्सा करते हैं। लेकिन उनके साइंस में ये जो अग्नि का कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। वो लोग सलाइन लगाते हैं, वो देखते हैं कि इतना सलाइन का वाटर का इतना हो गया है, भर गया बॉडी में, इतना आउटपुट है, इतना इनपुट है, और उसके बाद में अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो बस हम बंद करेंगे। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं तो पानी भर जाएगा सब जगह, पानी पूरा बॉडी में सारे ऑर्गन्स के पास फैल जाएगा, प्लूरेसी हो जाएगा या फिर असाइटिस हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अग्नि का कॉन्सेप्ट जो मूल है वह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। धात्वग्नि का कॉन्सेप्ट, भूताग्नि का कॉन्सेप्ट, जाठराग्नि का कॉन्सेप्ट, फिर स्त्रोतस का कॉन्सेप्ट, ये है ही नहीं। फिर उसके बाद में जो जलीय धातु अपने जो बता रहे हैं कि बद्ध बद्ध मेद मांस धातु, ये सब है ही नहीं। फिर उसके बाद में हेतु का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये सब खाने से इसका कफ का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी आप मुझे एक केवल गौर से सोच के बताइए, श्रंकन किडनी है, किडनी अगर साइज में कम हो गया तो वो लोग एलोपैथी साइंस क्या बोलता है कि ये किडनी फेल हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, श्रंकन किडनी है। आयुर्वेद क्या बोलता है कि ये श्रंकन किडनी है, मतलब यहाँ पर क्षयात्मक संप्राप्ति है, वह वायु के प्रकोप से सूख गया है। तो हम उसको हम लोग जब सूख गया है, शोष हो गया है, तो हम लोग कैसे चिकित्सा करते हैं, हम बृहण चिकित्सा करते हैं, हम घृतपान कराते हैं, हम अग्नि अच्छा करते हैं, और वो भी अग्नि कैसे, रक्त और मेद के प्रसाद से किडनी बना हुआ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब हम लोग रक्त पाचक, मेद पाचक, सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं तो किडनी, स्टंकन किडनी भी नॉर्मल होने लगती है, क्योंकि वहां पर शोष हो गया है, सूख गया है। आप लोग मेरे बात से सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, अगर नहीं सहमत है तो भी आप लिखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ क्या। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज सूख गया है। जैसे शोष रोग जब उन्होंने बोला, सार्वधिक शोष होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, हम धात्वग्नि को बल देते हैं,
उसके बाद में मांस धातु को बढ़ाने वाले बृहण चिकित्सा करते हैं। बृहण चिकित्सा करते हैं तो राज्यक्षमा को ठीक करते हैं। तो जब श्रंकन किडनी है उसको हम लोग क्यों नहीं कर, और जो यापना बस्ती बताया है, तिक्तक क्षीर बस्ती बताया है, फिर तेल का बस्ती बताया है, वो किस लिए बताया है? इसमें आप दीजिए ना 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक किडनी पूरा ठीक नहीं हो जाता, अग्नि को ध्यान में रखते हुए जब आप देंगे तो किडनी, श्रंकन किडनी भी नॉर्मल हो जाएगी। तो मैं क्या गलत बात बोल रहा हूँ क्या? इसको आप जब तक देंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? और दूसरा वो लोग जो बोलते हैं कि हम सिस्टाइटिस पे इलाज करते हैं, मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं, हायर एंटीबायोटिक्स देते हैं। हम लोग के पास भी आयुर्वेद में है सारी जड़ी बूटियां, सूक्ष्म त्रिफला है हमारे पास अमृता गुगुल है, कैशोर गुगुल है, त्रिफला गुगुल है, हमारे पास इतनी सारी जड़ी बूटियां है ना। और हम लोग हमारे पास भी एंटीबायोटिक है, हम लोग भी इसको बैक्टीरिया वायरस सब मानते हैं कि यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, फिर पित्त का प्रकोप हो गया है, क्योंकि वो इन्फेक्शन ऐसा होता है कि पित्तज मूत्र कृच्छता हो गई है, कफज मूत्र कृच्छता, वातज मूत्र कृच्छता, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन हम अपने संस्कृत भाषा में मानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी चीज से कम है। हम लोग जो चिकित्सा करते हैं वो पूरी तरह से, अब जैसे क्या है कि आप लोगों ने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट देखे होंगे, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे अल्सरेशन हो जाते हैं, ऐसे जख्म जख्म हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि मिसाकोल देते हैं या स्टेरॉइड्स देते हैं, प्रेडनिसोलोन, बाइसोलिन ऐसे कुछ दे देते हैं। तो वो मिसाकोल क्या करता है कि जैसे अल्सरेशन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहां से ब्लड आ रहा होता है, म्यूकस आ रहा होता है और प्रवाहन हो रहा होता है, रक्तज प्रवाहिका के सारे सिम्टम दिखते हैं। एक तरह से वो कुष्ठ रोग है वो लार्ज इंटेस्टाइन का। वो लोग क्या करते हैं कि वो मिसाकोल देते हैं कि वो टेम्पररी बंद हो जाए, और वो भी 40 mg कुछ दिन चलाएंगे, फिर 30 mg, फिर कम कम करेंगे, फिर उसके बाद फिर बढ़ाएंगे, फिर कम करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। इसके बाद भी अल्सरेशन वो बढ़ रहा है, संप्राप्ति वैसी हो रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मिर्ची मत खाओ, तेल मत खाओ, अम्ल मत खाओ, क्षार मत खाओ, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके पास कि पित्त का प्रकोप होता है, अल्सरेशन और बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो और संप्राप्ति अगर बढ़ते जाती है मिथ्याहार विहार की वजह से, तो वहां अल्सरेशन हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पूरा कोलोनेस्टेक्टोमी जो रहता है ना, कि कोलोन को कट करके निकाल देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को खींच के और वो रेक्टम में जोड़ देते हैं। उससे ये होता है कि ब्लड नहीं आएगा, पेट में दर्द नहीं होगा, लेकिन लूज मोशन तो कंट्रोल नहीं होता है। वो पेशेंट जिंदगी भर ना पेट का बीमारी रहता है, और आईबीएस है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसे करके वो लोग क्योर नहीं करते कोई भी चीज। जो भी इलाज करते हैं मैकेनिकल इलाज करते हैं वो लोग, जैसे रिसेप्टर का इलाज करते हैं। मैं उनकी साइंस को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका साइंस के हिसाब से वो परफेक्ट है, वो लोग हर चीज में वो लोग परफेक्ट है। मैं बस आयुर्वेद को आगे बता रहा हूं कि आयुर्वेद जो संप्राप्ति का कॉन्सेप्ट है हमारा, कि हम लोग कोई भी बीमारी को इस तरह से ठीक करते हैं। तो अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों ने अपने शास्त्र पे भरोसा करके आयुर्वेदिक मेथड से अगर इलाज करने का कोशिश किया तो जरूर सफलता मिल जाएगी। एलोपैथी साइंस तो जिंदाबाद है, लेकिन आयुर्वेद भी जिंदाबाद है, इसको हमेशा याद रखिए। इसीलिए मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ प्रमेह की चिकित्सा का, उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद में उसको समझिए, पेशेंट देख के समझिए। और जब पेशेंट देख के समझेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, जब चिकित्सा देंगे तो आप लोग को हर चीज समझ आएगा कि इस तरह से हमें चिकित्सा करना है, तो हम लोग जरूर चिकित्सा में सफल होंगे। और ना अपने पे भरोसा नहीं करें, अपनी माँ पे हमें भरोसा नहीं है और दूसरे की माँ पे देखेंगे तो फिर हम लोग को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि हम उनसे कम है। हम बिल्कुल कम नहीं है। हम अभी देखिए मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज की वजह से मैकुलर डीजनरेशन हो गया था। तो मैकुला अगर डीजनरेट हो गया, रेटिना के अंदर मैकुला होता है, वो डीजनरेट हो गया तो दिखाई देना बंद हो गया, वो लोग एकदम ब्लाइंड जैसे हो गए। एलोपैथी में क्या है कि वो आई ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर आई का डोनर नहीं मिला तो वो क्या अंधा ब्लाइंड हो गया। लेकिन आयुर्वेद में इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया, दवाइयां दी, तो डायबिटीज भी कंट्रोल में आ गया और जो डीजनरेशन हो रहा था वो रीजनरेट हो गया और पेशेंट को दिखाई देने लगा। इसीलिए जैसे हम लोग बृहत्वास्कादि कषाय देते हैं, त्रिफला गुगुल देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, फिर त्रिफला घृत देते हैं, हरित की रसायन देते हैं, फिर नस्य देते हैं। ये सब जो मैकुला में डीजनरेशन होने का क्या है, मतलब बात का प्रकोप होके रुक्ष हो रहा है, पूरा ड्राई हो रहा है। और इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आइस को ताकत देने वाली सारे बृहत्वास्कादि कषाय देना है, घृत का सेवन, नाक में नस्य का सेवन करेंगे। वो सबसे क्या होगा कि वो रीजनरेट होने लगता है। जब आइस ठीक हो सकता है तो किडनी क्यों नहीं ठीक हो सकता है, आप मुझे ये बताइए। तो हम, लेकिन हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है। और मेन बात है कि हमें सिखाने वाला कोई नहीं है, हमें प्रूफ करने वाला ही कोई नहीं है। हम लोग अपने टीचर्स को देखते हैं तो वो लोग तो आधे डरे हुए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बीएमएस किया है, उन्होंने नहीं देखा है। ये परंपरा जो आ रही है ना कि किसी ने किया नहीं, किसी ने देखा नहीं,
तो न भूतो न भविष्यति, ऐसे हो जाता है कि किडनी फेलियर, नहीं 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 नहीं, इसमें आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं है, आपको तो डायलिसिस ही करना पड़ेगा। डायलिसिस करते करते आप लोग करिए, अगर नहीं होगा तो आप लोग को किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ खाइए, उसके बाद भी वो भी डैमेज हो गया, फिर तीसरा किडनी डालिए, वो भी हो गया तो चौथा डालिए, इससे धातु होता है। और ये इलाज नहीं है असली में, मैकेनिकल इलाज जो है कि ये चीज रिप्लेस करके वो करो, वो एक चिकित्सा है, मैं उसको ग्रेट मानता हूँ, लेकिन वो संप्राप्ति भंग नहीं करता है। हम लोग संप्राप्ति को समझ के संप्राप्ति भंग करते हैं तो स्त्रोतस पूरी तरह से रीजनरेट हो जाते हैं। इस पर पहले, और फिर ये मैं जो बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए। अभी मैं केवल बोल रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा, ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिशनर हूँ और मैं जो आयुष दर्पण के चिकित्सक लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी जो लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस भरोसा करके, आप लोग भी सफल हो रहे हैं। केवल कथा और पुराण करने वाली कहानी नहीं है, ये सच में ऐसा होता है, पेशेंट ठीक होते हैं। अब देखिए, अब चिकित्सा की दृष्टि से जब प्रमेह का रोगी आता है, प्रमेह मतलब 20 प्रकार के प्रमेह, केवल मधुमेह को मत सोचिए कि डायबिटीज मिलाइटिस के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कफज प्रमेह है वो 10 है, पित्तज प्रमेय देखेंगे तो 6 टाइप के हैं, उसके बाद में वातज है तो वो 4 टाइप का है। तो ये सारा का समूह में जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो 4 तरह के पेशेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, तो एक बलवान पेशेंट होते हैं, एक दुर्बल पेशेंट होते हैं, मतलब एक में बल बहुत ज्यादा रहता है, एक में बल कम होता है, मतलब बलवान और दुर्बल। एक मोटे पेशेंट होते हैं जिनको हम बोलेंगे स्थूल पेशेंट, और एक कृश पेशेंट होते हैं। तो इस तरह से 4 टाइप हो गया, बलवान हो गया, फिर कृष हो गया, दुर्बल हो गया और स्थूल हो गया, ये 4 प्रकार होते हैं। इसी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा बता सकते हैं कि कृष दुर्बल, पतला भी है बहुत ज्यादा, कृष भी है और दुर्बल भी है। इसी तरह से कृष भी है लेकिन बलवान है, पतला है लेकिन बलवान है। उसी तरह से स्थूल दुर्बल, देखने में मोटा है, ओबेस पेशेंट है, बहुत ज्यादा फैट पेशेंट है, लेकिन वो अंदर से कमजोर है। उसी तरह से स्थूल भी है और बलवान, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये सब टाइप हो सकते हैं। इस तरह से आपके जब भी क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो आपको इस तरह से समझ लेना है कि इस तरह के पेशेंट होते हैं। अब इसके बाद में स्थूल प्रमेही और बलवान प्रमेही अगर पेशेंट है तो उसमें कफ दोष की दृष्टि हुई है, हमें मालूम है, तो कफ को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कफ जो है उसने मेद को, बद्ध मेद को दुष्ट किया है, उसके बाद में मांस को किया है, रस को किया है, रक्त को किया है, शुक्र को किया है, ओज को, लसिका को, ये सारे जलीय धातु को 10 दूषित हैं टोटल, उन सबको दूषित कर दिया है। तो यहाँ पर शोधन जो है वो वह वेग को सहन कर सकता है। इसलिए सबसे पहले, और ये क्या होते हैं, स्थूल और बलवान प्रमेही रहते हैं ना, वो ज्यादातर कफ पित्तज प्रमेही रहते हैं, उसमें कफ के और पित्त के दुष्टि के सारे लक्षण दिखते हैं। और या फिर जो लोग जन्मोत्तर अपथ्य का सेवन कर रहे हैं, मतलब जन्म से लेके उनको मालूम नहीं है कि मीठा कितना खाना चाहिए, पिज्जा बर्गर कितना खाना चाहिए, और उन लोगों को ऐसे हो गया जन्मोत्तर, मतलब कफ वर्धक आहार विहार का, बिहार में भी सेंडेटरी लाइफस्टाइल, बाहर खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, बच्चों को दिन भर खाते रहना है और हैवी कैलोरीज का डाइट करना है। ऐसे रोगी को जब हम लोग करते हैं तो इसमें शोधन करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से जब दुर्बल है पेशेंट या कृष पेशेंट है तो उसको हम शोधन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। शोधन का मतलब है कि यहाँ पर वमन कराना, विरेचन कराना, या फिर हम लोग निरू बस्ती देते हैं, शोधन बस्ती देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करा सकते हम लोग, क्योंकि वो कृष है। आपने दोष निकालने का कोशिश किया तो और वो वीक हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, बल और नाश हो जाएगा, इसलिए हमें शोधन नहीं करना चाहिए। तब हमें क्या करना है कि कृष रोगी को संतर्पण चिकित्सा करना है। संतर्पण मतलब उसको नरिशमेंट करने वाली चिकित्सा करना है। उसी तरह से संशमन चिकित्सा, दोषों को शमन करना है, साम्य अवस्था में लाके बैलेंस करने का कोशिश करना है। तो इसलिए कृष और दुर्बल लोगों को संतर्पण और मैंने क्या बोला, संशमन चिकित्सा करना है। जो स्थूल रोगी है और बलवान रोगी है उसको हमें शोधन करना है। और यह जन्मोत्तर मिथ्या आहार विहार कर रहा है, कफवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहा है, उसको भी शोधन करना है। आपको ये बात अगर नहीं समझ आ रही है तो आप इनबॉक्स में लिखिए, मैं इसको फिर से बताऊंगा। इसी तरह से प्रमेह जो है ये एक साइलेंट किलर डिजीज है, धीरे 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 शरीर को नष्ट करता है, धातु पाकावस्था में लाता है। तो चीरकारी व्याधि बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज। बीपी की बीमारी और डायबिटीज की बीमारी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। जिस तरह से मैंगो होता है, एक मैंगो कच्चा रहता है, फिर पकता है, फिर सड़ता है। भले आप इंसुलिन ले रहे हैं या फिर नॉन इंसुलिन दवाइयां ले रहे हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड ले रहे हैं, लेकिन शरीर में वो डायबिटीज जो है ना, क्योंकि शुगर लेवल कब बढ़ जाए कब क्या करे, तो उसके वजह से शरीर सड़ता है। तो सारे ऑर्गन्स जो है, जैसे ब्रेन है वो सड़ रहा है, मतलब सड़न होती है, इसलिए न्यूरोपैथी होती है,
फिर उसके बाद में आंखों में सड़न हो जाती है। एक तो वहां पे इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो एक तरह से की है, वो लगा दिया तो शुगर एब्जॉर्ब होने लगता है। जब एलोपैथी की दवाइयां दिया जाता है तो शुगर आंख को चाहिए, आइस को कंटिन्यू ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को कंटिन्यू ग्लूकोज चाहिए। अगर वो डॉक्टर का जजमेंट अच्छा नहीं है कि कितना इंसुलिन देना है, कितना ये टैबलेट्स देना है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आइस का जो शुगर मिलना चाहिए, नरिशमेंट मिलना चाहिए, वो हैम्पर्ड हो जाता है, और उसकी वजह से डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। एक मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति भी हो रही है और एक प्रमेहजन्य संप्राप्ति भी हो रही है। तो ये दोनों तरह की संप्राप्ति होती है। ऐसे ब्रेन में देखेंगे, किडनीज में देखेंगे, किडनीज में भी नेफ्रोपैथी होने लगती है। क्यों? एक तो शुगर लेवल जा नहीं रहा, जो नेफ्रॉन्स को ताकत चाहिए नॉर्मल रूप में। उसी तरह से एक क्षयात्मक संप्राप्ति भी होती है, मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति हो रही है तो वहां पे नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, जो भी रक्त मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ग्लूकोज मिलना चाहिए, वो कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा है। जो नॉर्मल है, हीन भी नहीं होना चाहिए, अति भी नहीं होना चाहिए ना, साम्य अवस्था में सब चीज मिलना चाहिए। वह चीज नहीं मिलेगा तो क्षय होगा। ये आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। अब यहाँ पर आयुर्वेद में हम लोग क्या देते हैं, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जब हम लोग प्रमेह जो है ये चिरकारी व्याधि है, और इसमें हम लोग जब ये देखते हैं कि स्थूल पेशेंट है, और क्योंकि बहुत ज्यादा खा पी के मोटा तगड़ा हो गया है और बलवान रोगी भी है, तो उसको वमन कराएं, विरेचन कराएं। जब हम वमन विरेचन करा देते हैं, शोधन करा देते हैं, उसके बाद में उचित प्रकार से संतर्पण करना भी जरूरी है। क्योंकि प्रमेह में अपतर्पण तो हुआ ही रहता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही धातुओं का क्षय हुआ रहता है, धातुओं को पोषण नहीं मिल रहा होता है, धातुओं में शिथिलता आई रहती है, धातुओं में दुर्बलता आई रहती है। एक तरह से बाढ़ आ गया, पूरा सब जगह बाढ़ बाढ़ आ गया, तो क्या होगा कि धातुओं को नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। जो जैसे रस धातु को नरिशमेंट चाहिए, रक्त को चाहिए, मांस को चाहिए, मेद को चाहिए, अस्थि को चाहिए, मज्जा को चाहिए, शुक्र को चाहिए, ये नहीं मिल पा रहा है। तो वहां पर शोधन करने के बाद संतर्पण चिकित्सा करना बहुत सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। उसी तरह से अगर कफ की प्रधानता तब भी रह रही है वहां पर, तब वहां पर अपतर्पण करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अपतर्पण भी इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए पेशेंट को। मैं आगे बताऊंगा संतर्पण और अपतर्पण का कॉन्सेप्ट। अपतर्पण मतलब वहां पे जो कफ है उसका शमन करना है, एक लेवल तक, ऑप्टिमल लेवल तक शमन करना है। अगर ज्यादा हमने अगर अपतर्पण कर दिया तो वायु का प्रकोप होगा, वायु का प्रकोप होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि गुल्म व्याधि होगा, मतलब स्किन और पेरिटोनियम के बीच में वायुगुला होगा। फिर उसी तरह से क्षय का संप्राप्ति होने लगेगा, धातुओं का क्षय होने लगेगा, मेटर में वेदना होने लगेगी, मतलब यूरेथ्रा के रीजन में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, बस्ती में शुरू होगा, किडनीज में बहुत ज्यादा, क्योंकि वायु का प्रकोप हो रहा है। जब आपने अपतर्पण बहुत ज्यादा करा दिया तो मूत्र ग्रह होगा, यूरिन ही बंद हो जाएगा, यूरिन रिटेंशन होने लगेगा। इसीलिए अपतर्पण कितना देना है, कफ प्रधानता है भले, और तब भी हमें कितना अपतर्पण करना है, इसका एक लिमिट होता है। और यह जब हम पेशेंट देखते हैं अपने, मैंने तो अपने सर के पास 12 साल जाके, और मैं कंटिन्यू सुबह का ओपीडी करके, शाम का ओपीडी करके, प्रैक्टिस में जब आया तो मैं सर के क्लिनिक में जाता था, वहां पेशेंट देखता था, जो भी पेशेंट मिलते थे वो देखता था, एनालिसिस करता था। तो मुझे ये चीज एकदम बेसिक, क्योंकि प्रत्यक्ष जब तक प्रैक्टिकल देखेंगे नहीं तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये मैंने अपने गुरुजी के पास देखा है। और जब मैं बीएमएस कर रहा था तो मैं पूरा 5.5 साल सर के पास क्लिनिक में रहता था। तो मैं सुबह से शाम तक, कॉलेज में कम, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाते नहीं थे, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां उतना नहीं पढ़ाते थे या फिर वो लोग सब लोग बंक कर रहे हैं, तो अगर मैं अकेले जाके बैठ जाऊंगा तो टीचर भी, मतलब सबके यूनिटी में रहना था। सारे बच्चे ना बंक पढ़ते थे हमारे क्लास में वो कॉलेज डेज की बात अलग है। तो मैं जमदग्नि सर का क्लिनिक पास में ही था, तो वहां हमेशा हम लोग रहते थे, पूरे क्लास के हमारे सारे क्लासमेट सर के पास ही रहते थे। उससे ये हुआ कि प्रैक्टिकल ज्यादा सीखने को मिला। उसके बाद में संतर्पण, जो कफ पित्तज प्रमेह रहता है, जहां पे संतर्पण की जरूरत रहती है और रोगी बलवान है और स्थूल है, तो वहां पे पहले शुरू में थोड़ा अपतर्पण करना चाहिए। और अपतर्पण नहीं अगर करेंगे हम लोग, क्योंकि वहां पे संतर्पण बहुत ज्यादा हो गया है, संतर्पण जन्य कफ पित्तज प्रमेह है, तो उसमें अगर अपतर्पण नहीं किया तो कफ की दुष्टि ज्यादा होगी, मेद की दुष्टि होगी, क्लेद ज्यादा बढ़ेगा, उसी तरह से मांस की दुष्टि हो सकती है, और उसकी वजह से बल का हानि हो सकता है, जो शरीर का बल है वो कम हो सकता है। इसलिए इस रोगी को अपतर्पण चिकित्सा करना है। अब अपतर्पण चिकित्सा का मतलब क्या है और संतर्पण चिकित्सा का मतलब क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने चरक संहिता में पढ़ा है, संतर्पण या अपतर्पण अध्याय उसमें पढ़ा है। लेकिन मैं यहाँ फिर से उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, तो इसलिए व्यायाम कराना है। जो स्थूल रोगी है और बलवान रोगी है
उसको हमें व्यायाम कराना है, रोज एक्सरसाइज कराना है, फिर संक्रमण कराना है। ये एक अपतर्पण का है। एलोपैथी साइंस भी इसको एक्सेप्ट करता है कि जितना पेशेंट वॉकिंग करेगा, डायबिटीज का पेशेंट जितना करेगा उतना उसका ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन होगा। और यहाँ पर मैं जब प्रमेह बोल रहा हूँ तो मधुमेह ही नहीं है, कफज प्रमेह भी है, पित्तज प्रमेह भी है और वातज प्रमेह भी है। 20 टाइप के प्रमेह हैं। तो यहाँ पर जितना पेशेंट चलेगा फिरेगा एक्सरसाइज करेगा उतना उसकी अग्नि प्रदीप्त होगी, धात्वग्नि अच्छी होगी, भूताग्नि अच्छी होगी। और जो शरीर में क्लेद 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 बहुत ज्यादा हो गया है, एक तरह से बाढ़ आ गया है, वो क्या होगा कि अच्छे से फिल्टर होने लगा, पचने लगेगा, क्योंकि अग्नि अच्छा होने लगेगा। तो सार किट विभाजन स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से अच्छा होने लगा, क्योंकि जितना वो एक्सरसाइज करेगा उतना मसल्स पॉजिटिव वे में सारे न्यूट्रिएंट को ये करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करने लगेगा। अच्छा, फिर रस का प्रीणन कार्य होगा, रक्त का प्रीणन, रक्त का जीवन कार्य होगा। प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण है, जो ये बताया है। गर्भोत्पादश्च, ये जो शुक्र के जो है नियम, शुक्र का गर्भोत्पाद है। प्रीणन कार्य रस का है, जीवन कार्य किसका है तो रक्त का है। फिर लेप कार्य, लेपन कार्य किसका है, मांस का है। और उसके बाद में ये जो क्रम है, तो सबसे ज्यादा प्रीणन कार्य अच्छा से होना चाहिए, तो नरिशमेंट अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम लोग यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, संक्रमण करते हैं, व्यायाम करते हैं, उद्वर्तन का प्रयोग करना है। उद्वर्तन मतलब आरगवद्य अध्याय में देखिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे द्रव्य बताए हैं जो कषाय रसात्मक द्रव्य हैं, उनको लेके घसना है, पूरा बॉडी में लेके पूरी तरह से रगड़ना है। रगड़ने से क्या होता है कि कफ प्रविलायनम, कफ जो है और शिथिलता है वो कम हो जाती है, धातुओं को बल मिलता है, और पूरा क्लेद जो है केवल रगड़ने से। और आप लोग प्रमेह रोगी जो रहते हैं ना, मोटे मोटे लोग जो रहते हैं और बहुत ज्यादा खा पी के तगड़े मोटे रहते हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन उनको उद्वर्तन नहीं करेंगे तो स्त्रोतस खुलेंगे नहीं। स्त्रोतस खुलना चाहिए, मेद प्रविलन होना चाहिए, और पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि एनर्जेटिक फील हो रहा है, और पूरा क्लेद निकलने से शिथिलता दूर हो जाती है, दुर्बलता दूर हो जाती है, पेशेंट को बलवान हो जाता है। इसी तरह से पेशेंट को स्नान कराना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो पेशेंट रहते हैं ना, उनको स्नान करना पसंद नहीं रहता है। आजकल इंजीनियरिंग के बच्चे तो बहुत बेकार संस्कृति आ गई है कि हफ्ते में 1 दिन नहाना है या 2 दिन नहाना है बस, और रोज नए कपड़े पहनना, परफ्यूम मार के। वो जब से वो स्प्रे का आ रहा है ना, विराट कोहली जो जो ये मैचेस होते हैं 2020, उसमें आता है कि परफ्यूम मारो और फिर लड़की पटाओ, ये जो आ रहे हैं ना वो बहुत विकृत है। ये स्प्रे मारना वो नपुंसकता करता है, ज्यादा अगर स्प्रे गया ना अंदर, इनहेल हो गया, तो शुक्राणुओं को कम करता है। तो स्नान करना, जो हम लोग दिनचर्या में बोलते हैं कि सुबह उठ के जो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्तो रक्षार्थम आयुषा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए आयु की रक्षा करने के लिए। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि शरीर चिंता निवृत्त्या कृत शौच मिली, कृत शौच विधिस्ततः, मतलब शरीर की चिंता छोड़कर सबसे पहले शौच करना चाहिए, मल मूत्र को निकालना है, अपान वायु को निकालना है, उसके बाद ही कुछ करना है। अगर नहीं हो रहा है मल प्रवृत्ति तो थोड़ा वॉक करके आए, वॉक करके आए तो अपने आप प्रेशर क्रिएट होता है, पेट साफ हो जाता है। उसके बाद में बोला है कि दंत धावन करें, उसके बाद में बोला है स्नान करें। जो ये नियम बताए हैं ना, ये अगर नहीं करते हैं तो फिर ना ये क्लेद उत्पन्न होना, धातु मंद, धातुअग्नि मंद होना, ये सब हो जाता है। तो इसलिए अपतर्पण चिकित्सा जो है उसमें व्यायाम बताया है, संक्रमण बताया है, उद्वर्तन बताया है, स्नान का प्रयोग करना है। इसी तरह से संतर्पण कितना करना है, अपतर्पण कितना करना है, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर संतर्पणोत्थ व्याधि में अपतर्पण बहुत ज्यादा कर दिया गया तो वायु का प्रकोप हो जाएगा। अपतर्पण जन्य व्याधि है उसमें संतर्पण कर दिया जाए तो और स्त्रोतोरोध हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक आंटी थी मेरे पास, एक आंटी आती थी, लेकिन बाद में उनको डायबिटीज हो गया। उनको आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, उनका ना शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहता था। उन्होंने मेरे से इलाज नहीं कराया, शुरुआत में वेट लॉस के लिए 2002 में किया होगा, उसके बाद में वो कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि उनसे डाइट फॉलो नहीं होता था। तो उनको जब डायबिटीज हो गया, मधुमेह हो गया, तो उनको ना सांस लेने में भी तकलीफ होती थी, चलने में भी होती थी, और बहुत ज्यादा स्थूल थी, बहुत ज्यादा मोटी थी, और इतना ज्यादा खाती थी, इतना ज्यादा खाती थी, एक बड़ा कुकर पुलाव का एक बार में खा लेती थी और खा के दिन भर सो जाती थी। और कभी दही खाएंगी बहुत ज्यादा, सारा अभिसंधि पदार्थ। एक दिन उनको ना इतना सांस फूलने लगा और उनका हार्ट बंद हो गया और मल्टीपल ऑर्गन बंद हो गए। तब मुझे समझ आया कि संतर्पणोत्त व्याधि से मृत्यु कैसे हो जाती है। ओवर ईटिंग क्यों कर रही थी, अति संतर्पण, अगर नहीं चाहिए उतना नरिशमेंट वाला, उतना कैलोरीज वाला चीजें नहीं चाहिए, तब भी क्यों खाना इतना। एक कुकर कोई पुलाव खाते हैं, और उनका ये था, मतलब जिस तरह से एक पैशन होता है ना लाइफ में, कोई चाहता है कि मैं पायलट बनूं,
कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई बोलता है इंजीनियर बनूं, कोई बिजनेस करके बहुत पैसा कमाना चाहता है। तो कुछ कुछ लोग रहते हैं ना, उनको खाना पसंद है, चाहे कुछ हो या ना हो, अगर खाना नहीं मिला तो वो तड़प जाते हैं और उनको टेस्टी टेस्टी और बहुत ज्यादा हैवी कैलोरीज वाला खाना चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं संतर्पणोत्थ व्याधि। मतलब बहुत ज्यादा ये होते हैं ना कि ओवर नरिश्ड, ऐसे लोग जो रहते हैं वो संतर्पणोत्थ व्याधि वाले रहते हैं। ये कफ और पित्तज वाले रहते हैं। दूसरा अपतर्पणोत्थ, जो माल नरिश रहते हैं, मतलब उनमें डेफिशिएंसी रहती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी वाले जो लोग रहते हैं ना, उसमें प्रोटीन भी नहीं मिलता है कार्बोहाइड्रेट में, वो अपतर्पण जन्य रहते हैं। तो जो कृष्ण रोगी है या दुर्बल रोगी है, उसमें अपतर्पण जन्य सारे वो रहते हैं। और जो स्थूल है और बलवान है वो संतर्पणोत्थ है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने का कोशिश किया। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, आप इनबॉक्स में लिख दीजिए। इसी तरह से अगर हमने संतर्पणोत्थ में अगर बहुत ज्यादा संतर्पण किया, जैसे मैंने एक आंटी का बताया कि उन्होंने ओवर ईटिंग कर करके उनको और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था, उनको हार्ट भी बंद हो गया, किडनी भी बंद हो गया, लिवर भी बंद हो गया, सारे फंक्शन बंद हो गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, सांस भी बंद हो गया, इतना स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति थी। तो संतर्पण अति हो गया तो उसके वजह से भी मृत्यु हो जाती है। अपतर्पण अति हो गया तो वात का प्रकोप होकर रुक्षता और क्षय से भी मृत्यु हो सकती है। दोनों कंडीशन बेकार है, इसलिए मध्यम मार्ग। आप लोग कभी भी देखेंगे बौद्ध धर्म जो रहता है ना, बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हठ योग नहीं करना है और बहुत ज्यादा भोग विलास में भी नहीं रहना है। इंद्रियाणम न लालित न पीड़ित, इंद्रियों को बहुत ज्यादा लालन में भोग विलास में मत रखिए और न पीड़ा देके रखिए कि नहीं नहीं हमें करना ही नहीं है। पीड़ा जितना देंगे उतना और एग्रेवेट होता है। हम बोलेंगे कि हम लाइट ही नहीं देखेंगे, हम सुनेंगे ही नहीं, तो हीन योग भी नहीं करना है। मध्यम मार्ग और सम्यक मार्ग ये बौद्ध धर्म का है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब भी हम चिकित्सा करते हैं तो ना अति संतर्पण करना है ना अति अपतर्पण करना है, मध्यम मार्ग करिए, वो बहुत अच्छा रहता है। किसी से आपको मिलना जुलना है तो बहुत ज्यादा क्लोज भी मत जाइए और बहुत ज्यादा द्वेष भी मत करिए। और उसमें बोला है, वाग्भट में बोला है कि न च शंकिता, सभी पे शंका भी मत करो और सभी से दोस्ती भी मत करो। सबसे दोस्ती करके अपना सीक्रेट बताएंगे तो वह भी बहुत खतरनाक होता है। और पूर्वाभिभाषी, किसी से भी मिलेंगे तो आप खुद होके बात करिए, सबको नमस्ते प्रणाम करिए, उनका हालचाल पूछिए, लेकिन ज्यादा अटैच नहीं होना है। जितना अटैच होंगे उतना तकलीफ होगा, और ज्यादा दूर रहेंगे, शंका करेंगे, वो भी मध्यम मार्ग हर समय। तो यहाँ पर अपतर्पण और संतर्पण करना है ना, वो वैद्य हमेशा रोगी का उम्र देखे, वय देखे, काल देखे, सहनन शक्ति कितना है, उसका शरीर का बिल्टअप कैसे है, मसल्स का बिल्टअप कैसे है वो देखें। और प्रमेह जो हुआ है, भले कफज प्रमेह, वह कितने दिन से है, मतलब उसको जो आविल मूत्रता प्रभुता मूत्रता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन है, कब से है वह देखें। और उसके हिसाब से वो पेशेंट का प्रकृति कैसा है, अपतर्पण जन्य है कि संतर्पण जन्य है, तो उसके ऑपोजिट आपको चिकित्सा करना है सामान्य विशेष सिद्धांत को अपना के। तो आपको ये डिसाइड करना है कि अपतर्पण कब करना है, संतर्पण कब करना है। संतर्पण में हम लोग चिकित्सा करते हैं तो अभी मैंने अपतर्पण वाला चीज बता दिया कि व्यायाम करना है, संक्रमण करना है, मतलब बहुत ज्यादा चलना है, एक्सरसाइज करना है। और उस अपतर्पण के लिए तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य जो हैं, जैसे कि जो क्लेद को भी निकालता है, मेद को भी निकालता है, कफ को भी निकालता है, द्रव्य धातुओं की दुष्टि को दूर करता है, तो अपतर्पण चिकित्सा भी करना है। और तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य वो जो भी प्रमेह जन्य संप्राप्ति है कि धातुओं में शिथिलता आ गई है, द्रव बहुत बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, मेद अबद्ध मेद बढ़ गया है, जलीय धातु में एक तरह से बाढ़ आ गया है, बाढ़ आ गया तो पानी को सुखाने का कोशिश करते हैं, और इसीलिए तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, अपतर्पण करने वाले द्रव्य, उसमें क्या क्या रहते हैं तो, और वो द्रव्य जो रहते हैं ना वो उष्ण रहने चाहिए, और फिर लेखन करने वाले होने चाहिए, रुक्ष होने चाहिए, अपतर्पण करने वाले होने चाहिए। तो इसमें कषाय तिक्त रसात्मक द्रव्य जो मधुमेह को ध्यान में रख के अपने आचार्यों ने बताया, तो उसमें हल्दी है सबसे पहले, है जो हरिद्रा है अपने इंडियन डाइट में, इसलिए हरिद्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। हल्दी का प्रयोग करना है, नीम का प्रयोग करना है, करेला का प्रयोग करना है, सप्त कपी का प्रयोग करना है, मुस्ता का प्रयोग करना है, दारू हरिद्रा, अर्जुन, फिर खदीर, लोद्र, पटोल, उदुम्बर, जामुन, बिल्व, इन सब का प्रयोग करते हैं। फिर बीजक जिसको हम असाना बोलते हैं, इसका प्रयोग करना है। तो ये प्रमेह में अपतर्पण भी करता है, क्लेश को भी दूर करता है और धातुओं को बल भी देता है। तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य व्याधि प्रत्यनिक दवाइयां हैं, ठीक है। तो ये और ये क्या रहता है, अगर धातु शिथिल्यता बहुत ज्यादा है और उसमें अपतर्पण भी करना है और बल भी देना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि खनिज भस्म जो अपने आते हैं,
उसमें जैसे कि वंग भस्म का प्रयोग करें, नाग भस्म का प्रयोग करें, जसद भस्म का प्रयोग करें, त्रिवंग भस्म का प्रयोग करें, लौह भस्म का प्रयोग करें, फिर रौप्य भस्म का प्रयोग करें, फिर स्वर्ण माक्षिक भस्म का प्रयोग करें। ये भस्म जो है ये अपतर्पण भी करते हैं, रुक्ष भी रहते हैं, उष्ण भी रहते हैं, लेखन कार्य भी करते हैं, क्लेद को भी दूर करते हैं, धातु शैथिल्यता को दूर करके धातु को बल देती है। ये अपतर्पण चिकित्सा हो गया। किसमें? स्थूल रोगी और बलवान रोगी में थोड़ा सा शोधन दे दिया और उसके बाद में हमने अपतर्पण कर दिया, और अपतर्पण के साथ में हमें बल भी देना है। तो इसलिए ये सारे द्रव्य जो है मल्टीपर्पज रहते हैं। अपतर्पण भी करते हैं, क्लेद को भी दूर करते हैं, स्त्रोतस को भी शुद्ध करते हैं, अग्नि को भी बढ़ाते हैं, पूरा संप्राप्ति को ये बैलेंस कर देते हैं। वो संप्राप्ति ठीक हो जाती है, जिस रास्ते से बीमारी चल चल के हुआ है वहां से रिवर्स कर देते हैं। इसी को इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी को ठीक कर सकते हैं। ये ठीक हो गया। उसी तरह से मैं संतर्पण जन्य चिकित्सा भी बताऊंगा, लेकिन कल बताऊंगा। अभी मैं स्थूल रोगी या प्रमेह रोगी को किस तरह से हमें अपतर्पण और धातुओं को बल देने वाली चिकित्सा करना है वो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से शिलाजित जो है वो मूत्र व स्त्रोतस पे कार्यकारी रहता है, उत्तम क्लेद नाशक रहता है, धातु शथिल्यता को दूर करता है, और प्रमेह में जो जो चीज चाहिए हमें कि संप्राप्ति भंग होना चाहिए वह सब शिलाजित अकेले वो काम कर सकता है। इसी तरह से कुंभा तोक करके एक वनस्पति होती है, यह बहुत अच्छा मेदोहर मेद का बहुत अच्छा उस पर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कुंभा तोक और शिलाजितों के साथ में प्रमेह पे बहुत सारे योग बताएं, जैसे कि चंद्र प्रभावटी। चंद्र, आप चंद्र प्रभा का पूरा देखिए। चंद्र प्रभा वचाम स्तंभु निम्बम सुरदारव हरिद्राति विषादारवी पिप्पिली मूल चित्रकम। तो उसमें और भी है, बहुत बड़ा श्लोक है, अभी क्योंकि टाइम की कमी है। तो चंद्र प्रभा जो है ना ये हर तरह के प्रमेह में बेस्ट दवाई है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ये हर पेशेंट को आपको चंद्र प्रभा वटी देना है। इसी तरह से आरोग्य वर्धिनी वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी में नीम है, फिर उसके बाद में ताम्र भस्म है, आरोग्य वर्धिनी वटी में कुटकी है। तो ये सब क्या दवाई करती है? शिलाजित भी है। तो यह क्या करती है? यकृत को भी उत्तेजना करती है, पाचक पित्त का कार्य अच्छा करती है, क्लेदक कफ में जो द्रव गुण बढ़ा है उसको बैलेंस करती है, सारकिट विभजन अच्छा करती है। तो सारकिट विभजन अच्छा होता है, सामान को बैलेंस कर देती है। फिर इसकी वजह से क्या होता है? पेट साफ अच्छे से होने लगता है, क्योंकि कुटकी है तो इसकी वजह से अपान वायु भी बैलेंस होने लगता है, और धातु अग्नि को भी प्रदीप्त कर देती है। स्थूल अग्नि जो जाठराग्नि है उसको प्रदीप्त कर देती है, भूताग्नि को प्रदीप्त कर देती है, और इसका नाम है आरोग्य वर्धनी। ये आरोग्य को बढ़ा देती है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग हर तरह के प्रमेय में कर सकते हैं। इसी तरह से आता है वसंत कुसुमाकर रस। मेरा यूट्यूब में एक लेक्चर है वसंत कुसुमाकर रस पे, वो आप लोग देखिए। तो इसमें सोना चांदी इतना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है जो मधुमेह में हम लोग को धातु शैथिल्यता को दूर करना है, फिर लेखन कार्य भी करना है। लेखन कहाँ करना है कि बद्ध में जो विकृति स्त्रोतस को अवरुद्ध कर है उसमें। मैं आगे और चिकित्सा बताऊंगा, आप लोग बस मेन सुन लीजिए। वसंत कुसुमाकर रस है, प्रमेय गज केसरी रस है, मेहांतक रस है, लोहासव है, लोद्रासव है। लोहास आसव जब दे रहे हैं मधुमेह में नहीं देना है, हमें दूसरे प्रमेय में देना है। फिर उसी तरह से खदीरा रिष्ट है, जाम्बवासव है, इन सब का प्रयोग करते हैं। फिर बीजक का प्रयोग करते हैं, सप्तकपि का प्रयोग करते हैं, सुपारी जैसे कषाय रसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो इस सब से क्या होता है कि वह संप्राप्ति भंग होती है, धातुओं को बल मिलता है। धातुओं को बल मिलना बहुत जरूरी है। केवल शुगर लेवल कम करना ही चिकित्सा नहीं होती है। शुगर लेवल कम करने के लिए तो केवल गुड़मार चूर्ण दे दीजिए, चिरायता दे दीजिए, शुगर लेवल कम हो जाएगा। ग्लिमिप्राइड से ज्यादा हम अपना अच्छा है। शुगर लेवल नहीं करना है, हमें धातुओं की शिथिलता को दूर करना है, हमें अग्नि को अच्छा करना है, पेशेंट का लाइफ जो है मतलब क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करना है, कि उसके आंखें ना खराब हो जाए, उसका ब्रेन ना खराब हो जाए, मतलब सडन जो रहता है मतलब जैसे डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे वह सब ना हो। इसलिए हम लोग आयुर्वेद का चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मुझे संतर्पण कैसे करना है, अपतर्पण जैसे कुरुष है दुर्बल है उसको हमें किस तरह से क्या चिकित्सा दे कि संतर्पण हो, उसका बल बढ़े, ताकत बढ़े, वह मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आ रहा है? मैं जो भी बताता हूँ ना मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बताता हूँ, क्योंकि मेरे सर ने ना ये संहिताओं में जो चीज लिखा है बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखा है। क्योंकि आप लोग बीएमएस में याद होगा, बीएमएस में पढ़ाया जाता था तो एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ाया जाता था, या आप लोग भी पढ़ते होंगे एग्जाम में बस पास होना है। वो आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद का ज्ञान है कि प्रैक्टिकली पेशेंट हमारा ठीक होना चाहिए, संप्राप्ति समझ के पेशेंट पे हमें काम करना है, वो असली ज्ञान होता है। तो आप लोगों को अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है आप लोग यहाँ लिखे, मैं उसको और अच्छे से बताऊंगा। अब ये 10-15 दिन और चलने वाला है प्रमेय की चिकित्सा, मैं एक एक चीज पूरा कवर करूंगा और सारे ग्रंथों का लूंगा, प्रैक्टिकल भी आप लोगों को बताते रहूंगा। ठीक है। डॉक्टर कंचन जी बोल रही हैं प्रणाम सर, मधुमेह के आवरण जन्य अवस्था का पीरियड 10 ईयर तक भी रह सकता है क्या? आवरण जन्य
आज एक पेशेंट है, उसको सीरम क्रेटिनिन 2.9 आ रहा है, वेट लॉस नहीं है, पादश होता काफी, तो कैसे समझा जाए? अब इसमें एक सीरम क्रेटिनिन 2.9 है। नहीं, फिर आपने पूरा केस नहीं बताया कि मधुमेह जो है आवरण जन्य है, तो उसमें शुगर लेवल कितना है, फास्टिंग पीपी HbA1c कितना है, इसको पूरा अच्छे से केस बताइए तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, अच्छे से केस बताइए, आधा अधूरा केवल बताएंगे कि सीरम क्रेटिनिन बढ़ा है और मधुमेह के आवरण जन्य है, बस इससे मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसको अच्छे से बताइए। प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। गुरदीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। मधुमेह की आवरण जन्य संप्राप्ति 10 साल तक नहीं रहती है, वो सारा क्षयात्मक जाती है, वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने तक ही रहती है, क्योंकि मैंने इससे पेशेंट देखे आवरण जन्य कम ही टाइम का पीरियड रहता है। उसकी चिकित्सा नहीं की आवरण जन्य की, तो वो सारा धातु क्षयात्मक हो जाता है 7-8 महीने के बाद, तो वो धातु क्षय होता ही होता है। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। मैं आपको और एग्जाम्पल से बताऊंगा कल। गुरदीश बरार मैम नमस्ते प्रणाम आपको। प्रीति जी बोल रही हैं कि थायराइड की ट्रीटमेंट क्या देंगे। थायराइड पे मैं एक लेक्चर लेने वाला हूं, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं उस पर बताऊंगा। जीना त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। वर्षा पटेल मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनाल गुप्ता मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग लिखिए आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते। केवल ऐसे नहीं रहना है श्री श्री रविशंकर जी का भजन सुन रहे हैं और हैप्पी थॉट्स और जय गुरुदेव, ऐसा अंधविश्वास मत करिए। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग डॉक्टर्स हैं, केवल मेरी बात सुन के भक्ति में मत रहिए। आप लोगों को मेरी बात सही लग रही है, गलत लग रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए। आप लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, सोचिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। भक्ति में मत बोलिए कि आप बहुत ग्रेट हैं, वो आप सोचिए, आप पढ़िए और समझिए, फिर मुझे बताइए मेरी बात आप लोगों को सहमत लग रही है कि नहीं। हाँ, डॉक्टर पंकजा पाटिल बोल रहे हैं सर क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए क्या क्या दें। सीरम क्रिएटिनिन क्यों बढ़ाए, इसका मतलब किडनी फंक्शन अच्छा नहीं है, तो उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए, धनवंतर तेल का बस्ती दे दीजिए, उसके बाद में शिवा गुटिका दे दीजिए, माहेश्वर वटी दे दीजिए, चंद्रप्रभा वटी, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा का स्वरस, बहुत बढ़िया काम करता है। फिर कभी कभी वहां पे हमें गोक्षरादि गुगुल का प्रयोग करना है, पुनर्नवाष्टकवात वह देखना है। फिर ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, आप पूरा केस बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्रेटिनिन लेवल कम भी हो जाता है, पेशेंट ठीक भी होते हैं, और रीनल फेलियर के पेशेंट हम उनको मेंटेन करके रखते हैं, पेशेंट बहुत अच्छे तक जिंदगी बिता सकते हैं। एलोपैथी से तो मतलब वो जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है, हमारा क्लासिकल ट्रीटमेंट है, वो पूरा संप्राप्ति को बैलेंस कर देता है, वात पित्त कफ को बैलेंस कर देता है, क्योंकि दोष धातु मलामूलम शरीरम, मल है मूत्र, अगर वो बैलेंस नहीं रहेगा तो इम्बैलेंस होकर क्रेटिनिन बढ़ जाता है, और उसके बाद में भूख नहीं लगती है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, किडनी में बहुत ज्यादा हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसीलिए आप अच्छे से केस बताइए, हम और मैं किडनी फेलियर पे भी और लेक्चर लूंगा, मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है। डॉक्टर KN गंगवार सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि शुगर के कारण गैंग्रीन हो गया है सर, ट्रीटमेंट AKT देना है और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? आप प्रमेह की सारी चिकित्सा करिए, और दूसरा जो काढ़े बताए ना, कफ पित्त प्रमेह के काढ़े वो दे दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, और पेशेंट को मतलब वॉक करने को बोलिए, घृतपन कराइए, तो धनवंतर घृत जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। और गैंग्रीन अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो वहां पे कैलाश जीवन लगाए, वो बहुत। और सूक्ष्म त्रिफला तो इतना बढ़िया है, त्रिफला का काढ़ा लेना है, उसको 45 बार त्रिफला के चूर्ण को 45 बार भावना देते हैं, तो वो जब देते हैं ना, गैंग्रीन 3 या 4 महीने में, गैस गैंग्रीन हो या लिक्विड हो या कैसे भी गैंग्रीन हो, वो ठीक हो जाता है। क्योंकि एलोपैथी में इरिवर्सिबल सेल इंजरी का इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में सब है। उसमें गैंग्रीन में हम लोग स्वर्ण मकर ध्वज देते हैं, स्वर्ण मालिनी वसन देते हैं, अब सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म देते हैं। ये सब ऐसे द्रव्य है ना, चमत्कारिक द्रव्य हैं, ये रीजनरेट कर देते हैं। ठीक है, मैंने किया है, इसलिए मैं आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग भी करिए। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत कौर मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, बुद्धिज्म में इसीलिए मिडल वे कहते हैं, दिस प्रिंसिपल अप्लाई इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। और आयुर्वेद इतना बढ़िया है ना, आयुर्वेद जैन धर्म का भी मानता है, स्यादवाद, मतलब आप भी कह रहे हैं आपका बात भी सही है, आप कह रहे हैं आपका बात भी सही है, आप कह रहे हैं आपका बात भी सही है, मतलब हर स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, ऐसे उनका कॉन्सेप्ट है। वो ना हर कोई को रेस्पेक्ट करता है आयुर्वेद, मतलब जैन धर्म का जो है ना कॉन्सेप्ट, कि एलोपैथी को भी रेस्पेक्ट करना है, यूनानी को भी करना है,
हिंदू धर्म को भी करना है, मुस्लिम धर्म को भी करना है, इस्लाम, सबका अच्छा बात ले लेना है, हमको तो चिकित्सा करना है। तो मुझे आयुर्वेद जो है ना, और बुद्धिज्म में जो मिडल वे है, उसका सारा मिडल वे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पूरा का पूरा वैसा कर लिया। और हिंदू धर्म का भी इन्होंने योग और दर्शन शास्त्र ये सब एक्सेप्ट कर लिया है। और ये नास्तिक वाले का भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो ये बोलते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, आपके पास अर्थ भी होना चाहिए। तो ये चार्वाक दर्शन बोलता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसा नहीं रहेगा। ये आयुर्वेद इतना मतलब इतना ग्रेट साइंस है ना कि हर साइंस हर दर्शन शास्त्र को एक्सेप्ट करता है, ये किसी को गलत नहीं बोलता है। हाँ, लेकिन चिकित्सा में बोलता है कि मिथ्याहार विहार मत करो, मिथ्याहार विहार करेंगे तो बीमारी होगा। ये गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करता है। जैसे दूध होता है ना, दूध में पानी डाल दीजिए और एक जो हंस होता है वो आएगा और पानी छोड़ देगा और दूध पी लेगा। इसी तरह से आयुर्वेद जो है ना वो अच्छी बातें ले लेता है, बेकार बातें हैं वो छोड़ देता है। और इसीलिए मुझे आयुर्वेद का मैं मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है ना आयुर्वेद का हर चीज पढ़ना, एनालिसिस करना। ठीक है। जेड आयुर्वेदा जी नमस्ते प्रणाम आपको। वर्षा पटेल जी बोल रहे हैं अगर रोगी का बल पहले अच्छा था परंतु मधुमेह होने के बाद बल क्षय हो रहा है तो क्या चिकित्सा देंगे? इसमें आप बल बढ़ाने वाले दीजिए ना, जैसे कि ये देते हैं वसंत कुसुमाकर देते हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत देते हैं, सिद्ध मकर ध्वज देते हैं, ये तो मैंने स्वर्ण कल बताया। इस तरह से शिलाजित रसायन देते हैं, लौह रसायन देते हैं, त्रिफला रसायन देते हैं। मतलब ऐसा दवाई दीजिए जो मधुमेह न बढ़ाए। नहीं तो आप बहुत ज्यादा चीनी डाल के च्यवनप्राश देंगे या शुगर फ्री च्यवनप्राश, ये शुगर फ्री वगैरह कुछ नहीं होता, उसमें सैक्रिन होता है, वो सब नहीं देना है हमें ना। आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से करना है कि बल बढ़ाना, बृहण करने वाली दवाइयां और ताकत में। तो इसलिए जो लौह रसायन, स्वर्ण रसायन, खनिज के जो रसायन है उसका प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को सही लग रहा है तो लिखिए, नहीं लग रहा है तो भी आप लिखिए कि मैंने क्या बताया, गलत बताया। मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं 100% सही हूँ। अब मैं मेरी कोई बात आप लोग को पसंद आ भी रही होगी, नहीं भी आ रही होगी, तो लिखिए, तो हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर गीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। विनीता शुक्ला मैम बोल रही हैं कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू एनकाउंटर यू। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है। विनय मित्तल जी बोल रहे हैं अरुचि और अरोचक का समझें। अरुचि मतलब अरुचि, टेस्ट नहीं आता। अरोचक, अरोचक एक व्याधि है। अरुचि मतलब टेम्पररी फेज रहता है, अरोचक मतलब बहुत दिन तक रहता है। ठीक है, मैं और बताऊंगा आप लोगों को जब अरोचक पढ़ाऊंगा तो। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार सिंह बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं कि असली आयुर्वेद तो हम आप लोग से पढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। विनय मित्तल जी बोल रहे हैं डिफ्रेंशिएट कैसे करें। अब क्या होता है कि आपने कल रात को बहुत ज्यादा खाना खा लिया, आपका रसवस स्रोतस की दृष्टि हो गया, अजीर्ण हो गया और थोड़ा सा अरुचि हो गया। टेम्पररी फेज में जो अरुचि होता है, खाने का टेस्ट नहीं लगता है, टेम्पररी फेज होता है वो अरुचि रहता है। और अरोचक जो व्याधि है वो बहुत दिन का रहता है, एक एक साल का अरोचक है, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, 3 साल का खाने का मन ही नहीं, ये अरोचक है। अरुचि शॉर्ट रहता है, अरोचक ज्यादा रहता है। ठीक है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर प्रणाम आपको, थैंक यू। हाँ, खाने का टेस्ट ना लगना मतलब वही अरोचक, कंटिन्यू बहुत दिन तक। डॉक्टर विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज हैव ए वीडियो ऑन सिजोफ्रेनिया। मेरा तो वो एमडी पीएचडी उसी पे हुआ है, सिजोफ्रेनिया पे मैं लूंगा, आप रुक जाइए थोड़ा दिन। हाँ, जेड आयुर्वेदा जी बोले त्रैलोक के चिंतामणि रस दिया जा सकता, क्यों नहीं दिया जा सकता? उसका नाम ही है तीनों लोकों का चिंतामणि, वो इतना बढ़िया है। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक सभी में उसका नाम है त्रैलोक के चिंतामणि रस। वो इतना रसायन बेस्ट द्रव्य है, वो आप प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रहता है। डॉक्टर पवन शर्मा जी थैंक यू सर बोल रहे हैं बहुत मस्त लेक्चर है, थैंक यू। आप भी कितने मस्त है पवन जी, आप आए बाहर रही। डॉक्टर के एन गंगवार सर बोल रहे हैं सर धातुक्षय हो गया है, तब अब तर्पण जन्य चिकित्सा करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, संतर्पण करना चाहिए। उस टाइम पे धातु क्षय हो गया है ना, तो संतर्पण चिकित्सा करना चाहिए। कल के लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि संतर्पण का विधि कैसा है, वो क्या करना चाहिए। अब धातु क्षय हुआ, अपने अब तर्पण किया, अति व्यायाम करा दिया, अति चंक्रमण करा दिया, तो वायु का प्रकोप होगा और धातु क्षय हो जाएगा। वहां पे संतर्पण चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर नवजोत कौर मैम बोल रही हैं कि एक पैरालिटिक फीमेल है 4 ईयर से बेड रिडन काफी टाइम रही, अब चल फिर नहीं रही, डीएम एसटीएन हाइपरटेंशन डायबिटीज भी है, स्पीकिंग इम्पेयर्ड है, अब एक्सरसाइज यूरिनेशन है, डे एंड नाइट, कॉन्स्टिपेशन भी है, क्या प्लान कर सकते हैं? पेशेंट एलोपैथी ले रहा है फॉर ब्लड थिनर, एंटी हाइपरटेंसिव और डीएम। तो इसमें पैरालिटिक पेशेंट है तो आपको पक्षाघात हेतु सहस्नय विरेचनम जो बोला है वो देना है।
सहस्त्र विरेचन देना है, वो प्लान करना है। वो कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा उसमें क्या करना है कि एक्सेसिव यूरिनेशन है, मतलब इसमें आम दोष बहुत ज्यादा है, और या तो इन्फेक्शन होगा या आम दोष बहुत ज्यादा होगा। तो अगर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो बर्निंग भी होगा, तो इसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे दीजिए, और ये दे देंगे, और बस्ती दे दीजिए, मात्रा बस्ती तेल का, या फिर तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए, तो एक्सेसिव यूरिनेशन ठीक हो जाता है। सीट्स बाद जो रहता है अवगाहन स्वेद वो करा देंगे तो यूरिनेशन ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन भी है तो वो बस्ती से ठीक हो जाएगा, विरेचन से ठीक हो जाएगा, वो कर सकते हैं। और पैरालिसिस है तो पक्षाघात तो सफ्ने विरेचनम, और उसमें ऐसी दवाएं एकांग विरस, रसराज रस, महावाद विध्वंसक रस, फिर स्वर्ण मालिनी वसन, फिर बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, नस्य का प्रयोग करें। तो ये पैरालिटिक पेशेंट पूरी तरह से। फिर बस्ती का प्रयोग करें, जैसे बृहणीय बस्ती, तेल की बस्ती दें, या फिर यापन बस्ती दें, तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। 3 से 4 महीना लगेगा, पैरालिसिस पूरा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। विश्वनाथ जी शायद नाराज हैं, बहुत दिन के बाद आए, पता नहीं कहाँ चले गए, हमको बहुत याद आ रही थी। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना मैम थैंक यू, थैंक यू। आप आती हैं अंजना मैम तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप बहुत अच्छा बात बताती हैं हमेशा। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम बोल रही हैं पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज फ्रॉम 15 ईयर्स, हाइपरटेंशन नाउ किडनी फेलियर हो गया है, मतलब हाइपर टेंशन इंड्यूस्ड किडनी फेलियर, और ये सारा मल्टीपल ऑर्गन में ये सब जा रहा है। पेशेंट इज टेकिंग एलोपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर रिकमेंडेड डायलिसिस, प्लीज सजेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, आई स्टार्टेड दीपन पाचन। आप दीपन पाचन दे रहे हैं ठीक है, लेकिन रस कल्पों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि शोधन मरण अच्छे से नहीं होता पारागंधक का। दूसरा आप क्या करिए, इसमें आपको डायबिटीज को भी ठीक करना है, कवर करना है, तो शिवा गुटिका, शिवा गुटिका हाइपरटेंशन में भी काम करेगा, किडनी फेलियर में भी काम करेगा, हर चीज में काम करता है, तो शिवा गुटिका दीजिए। आपको जो जो चीज मिल रहा है मैं बता देता हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ। फिर वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करिए, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से मैं एक मधुमेह का फॉर्मूला बताता हूँ कि उसमें गुड़मार है, फिर उसके बाद या फिर वो जो ये है ना पतंजलि का, वो मधुमेह का जो रहता है, कौन सा मधुमेह दर्पहारी, वो भी दे सकते हैं। प्रमेह गज केसरी रस बहुत बढ़िया काम करता है। मेहांतक रस है, बहुत बढ़िया काम करता है। मेह मुद्गा अंतक रस वो अच्छा काम करता है। चंद्रप्रभा गोक्षुरादि गुगुल, आप अगर ये केस अच्छे से मुझे बताएंगी ना, प्रकृति और देश काल ये सबसे बताएंगी, तब मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। और तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, धानवंतर तेल का बस्ती दीजिए, बहुत बढ़िया काम होगा। पेशेंट को तो हम हाइपरटेंशन भी कंट्रोल कर सकते हैं बस्ती से, किडनी फेलियर को भी ठीक कर सकते हैं, और डायलिसिस को रोक सकते हैं। एक बार डायलिसिस हो गया 40-50, उसके बाद में पेशेंट तो किडनी श्रिंक होते 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 किडनी पूरी तरह से बंद पड़ जाती है, क्योंकि मशीन वो काम कर रही है डायलिसिस, जो किडनी को काम करना चाहिए। आपने एक बार आदत डाल दिया, मशीन साफ करेगी, तो यूरिन को साफ करेगी, क्रेटिनिन यूरिया निकालेगी। इमरजेंसी में ठीक है कभी तो कर लिया, लेकिन बार बार कराएंगे तो वो फिर किडनी श्रिंक हो जाती है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, और किडनी ट्रांसप्लांट चिकित्सा नहीं है। नया किडनी बैठाएंगे वो भी फिर डैमेज होगी, तो वो तो चिकित्सा नहीं है। आपको बस्ती से वही किडनी को अच्छा ताकत करके वही चीज देना है, तो वो ठीक हो जाएंगे। आप अच्छा सा केस बताइए तो मैं आपको बता पाऊंगा। श्री कल्याण जी बोल रहे हैं कि बस्ती कितने टाइप का होता है। बस्ती तो बहुत सारा बताया, पूरा आप सिद्धि स्थान देखिए, उसमें बस्ती के कितने टाइप बताए। मेन तो टाइप यही रहते हैं कि निरू बस्ती और अनुवासन बस्ती, ये दो मेन रहते हैं। एक काढ़ा का बस्ती रहता है, एक तेल का बस्ती रहता है, उसके कुछ नियम है ऐसे। और फिर बहुत सारे उसके सब टाइप भी बहुत सारे हैं, जैसे माधु तैलिक बस्ती है, राजयापन बस्ती है, यापना बस्ती है, बहुत सारे टाइप हैं। तो आपको तो अगर पढ़ना है तो आप सिद्धि स्थान पढ़िए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको और पढ़ाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिबांशु अग्रहरी जी बोले सर बेड सोर के पेशेंट में जातेदी तेल लगाने से कंडीशन वर्सन हो गया है, कैसे मैनेज करें। आप वो जातेदी तेल मत लगाएं, क्योंकि वो डुप्लीकेट आप यूज कर रहे हैं। आप उसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए, और अगर वो पेशेंट अफोर्डेबल है तो स्वर्ण मकर ध्वज और स्वर्ण मालिनी वसन, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म और वंग भस्म दे दीजिए, तो वो जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर पेशेंट बस्ती लेना चाहते हैं तो बलाश्वगंधादि तेल, इसका अगर बस्ती देते हैं ना, मात्रा बस्ती बलाश्वगंधादि तेल, तो मांस धातु को रीजनरेट करता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। डॉक्टर दिलीप सोलंकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिवांशु जी बोल रहे हैं सूक्ष्म त्रिफला का मात्रा बताइए। आपके पास कौन सा सूक्ष्म त्रिफला है वो आप पहले मुझे बताइए, उसमें क्या क्या है वो मुझे बताइए, कैसे बनाया है वो मुझे बताइए, तो मैं बताऊंगा। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरोग्य निधि जी नमस्ते प्रणाम आपको। आरोग्य निधि जी मतलब आप डॉक्टर मुनीष शर्मा जी हैं, अब समझ आया मुझे ना, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे हर चीज याद रहता है।
ठीक है। और वो भी याद क्यों रहता है, क्योंकि आरोग्य निधि केवल एक ही नाम सुना था, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी का। ठीक है। अभी मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग अगर कुछ केस पूछना चाहते हैं या हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। और इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसका पासवर्ड आईडी मिलेगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको वो मिल सकता है, जो लोग नहीं हैं तो आप लोग फेसबुक लाइव पे फ्री में सुन सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको लिंक दूंगा, फिर आप लोग आ जाइए। ठीक है। कल मैं प्रमेय चिकित्सा का एक नया आयाम से मतलब अब तर्पण जन्य प्रमेय है, कृश और दुर्बल पेशेंट है, उसको संतर्पण करके कैसे हमें ताकत देना है वह मैं चिकित्सा कल बताऊंगा। ठीक है। तो मुझे अभी आज्ञा दीजिए। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। कोटि कोटि प्रणाम।